कि हर एक व्यक्ति के पास कोई एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टोरी होती है, हर व्यक्ति के पास। तो मेरे ख्याल से ये मेरी स्टोरी थी और मुझे इसे कहना था। लालू जी ने एक बात कही कि क्या डेवलपमेंट डेवलपमेंट रटते रहते हो, विकास से कोई सत्ता थोड़ी मिलती है, सत्ता मिलती है वोट बैंक से। साल 2 साल भी नहीं लगे होंगे और दिखने लगा कि ये जो एक्ट्स हैं ये बहुत सुपरफिशियल है। ऊंची जाति के घरों से ऊंचा घर बनाओ, अब कुर्ते के ऊपर गंजी पहनने का समय आ गया है। बिहार के जो लोग हैं उनकी जो राजनीतिक सजगता है वो शायद देश में किसी भी राज्य से कम नहीं होगी। बिहार में जो दलित्स की हालत 90 के दशक में थी, मोटा मोटी आज भी वही है। अपहरण एक उद्योग बिहार में रहा है, प्रॉपर उद्योग, जिसके एकदम पार्टिसिपेंट्स रहे कि कौन किडनैप करेगा, किसको पास करेगा, कैसे पैसा डिलीवर होगा, गाड़ी कौन देगा, किस स्टेट में जाएगा, पूरा एक प्रॉपर उद्योग था। 1997 की एक घटना है। मैं कार चलाते हुए दिल्ली की सड़क से गुजर रहा था। एक रेड लाइट पर येलो सिग्नल हुआ और मैंने गाड़ी रोक दी। पीछे से एक कार वाला हॉर्न देता हुआ आया। साइड में उसने गाड़ी रोकी, मुझे नॉक किया अपनी खिड़की खोलकर, और जब मैं खिड़की खोला तो उसने कहा, ओए बिहारी है क्या? कहते हुए रेड लाइट जंप करते हुए आगे चला गया। आप सोच सकते हैं कि मैं इस घटना का उल्लेख क्यों कर रहा हूं। तो मैं बता दूं कि शब्दरथी कार्यक्रम में साहित्य तक के स्टूडियो में आज मेरे साथ मैं जयप्रकाश पांडे हूं, मृत्युंजय शर्मा जी मौजूद हैं और उनकी एक पुस्तक आई है ब्रोकन प्रॉमिसेस। ये पुस्तक बिहार की कास्ट, क्राइम एंड पॉलिटिक्स, जो कंटेम्परेरी राजनीति है बिहार की, जो वहाँ का जाति समीकरण है, जो वहाँ का अपराध है और जो वहाँ की राजनीतिक घटनाएं हैं, उस पर हाल के दिनों में लिखी गई सर्वाधिक महत्वपूर्ण और मैं कहूँगा कि बेहतरीन और पठनीय पुस्तक है। यह जब पुस्तक मिली मुझे और इसमें जिन घटनाओं का जिक्र है उनमें इस बात का दर्द, जिसने मुझे कहा था कि वही बिहारी हो क्या, मैं सोचता रह गया कि मैंने ऐसा क्या किया। येलो लाइट थी, ट्रैफिक नियम ये कहते हैं कि आपको पीली बत्ती पर रुकना चाहिए। वह बत्ती उन लोगों के लिए होती है जो बीच में पहुंच चुके होते हैं सिग्नल से सिग्नल के बीच। मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मैंने नियम के हिसाब से गाड़ी रोकी थी, लेकिन वो बोलते हुए सज्जन कोई बिहारी है क्या कहकर चले गए। यह इस बात का उल्लेख इस पुस्तक में भी। यह जो बिहार था, चाणक्य का बिहार, जो बिहार राजेंद्र बाबू का बिहार। मैं बहुत पुराने समय में नहीं, चाणक्य के बाद मैं सीधे इसलिए आ गया क्योंकि मैं बहुत सारे राजाओं का नाम गिनाऊंगा तो आप कहोगे कि यह अतीत में जी रहे हैं। तो मैं अतीत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वर्तमान की, भारत की आज़ादी के बाद की बात करता हूँ। राजेंद्र बाबू से लेकर जयप्रकाश नारायण जी तक जितने भी आंदोलन चले, आखिर ऐसी क्या वजह थी कि बिहार उस स्थिति में पहुंच गया कि देश के दूसरे हिस्सों में बिहारी एक गाली की तरह से प्रयुक्त होने लगा था। और यह जो वादा तोड़ा था, यह जो उम्मीद थी, यह जो बिहार का गौरव था और जो पराभव था, वह कैसे क्या कुछ हुआ, ब्रोकन प्रॉमिसेस में ये कुछ सब कुछ दर्ज है। कास्ट, क्राइम एंड पॉलिटिक्स इन बिहार। मैं जानना चाहता हूँ मृत्युंजय सर, ये सबसे पहले तो आपका स्वागत करूँगा। जी नमस्कार। और बिहार की जो पहचान थी, जिसको आपने वहाँ की जातिगत व्यवस्था, वहाँ के अपराध और राजनीति के आधुनिक दौर को, ये वादा कौन तोड़ रहा था? शुरुआत मैं पहले यहाँ से करूँगा। और यह कि दो बड़ी घटनाओं का आपने जिक्र किया है इस पुस्तक में। एक जो मेरे साथ घटा था, जबकि मैं बनारस का रहने वाला हूँ, किसी ने मुझे कहा, यानी एक प्रतीक बन गया था, आप कुछ भी करोगे दिल्ली, मुंबई या दूसरे ऐसे शहरों में, तो यानी पूरब के हो या कुछ गलत काम कर रहे हो तो ये बिहारी है। और जो दूसरी बात
जो आपने दर्ज किया है, एक बड़ी मार्मिक घटना का उल्लेख किया है आपने कि आप मुश्किल से 6 साल की आपकी उम्र थी और एक घटना आपको सुनाई पड़ी कि यहाँ पे नरसंहार हो गया, नक्सलियों ने हत्या कर दी है और उसमें आपके मौसेरे भाई के नाम का, समान नाम का एक व्यक्ति मारा गया था, लड़का। और आप जिस तरह की भय की स्थिति का आपने ज़िक्र किया है, समझ में आता है कि आप ये 2 घटनाएँ आपको झकझोरने के लिए सफल रही होंगी। तो सबसे पहले तो बिहार का ये जो ब्रोकन प्रॉमिसेस है, ये क्या है? और फिर आप किताब लिखने की तरफ कैसे उन्मुख हुए, इस पर आएँ। जी। तो मैंने ये किताब 2019 में लिखनी शुरू की। सुन के लगेगा कि बहुत वर्ष लग गए इस किताब को पूरी करने में, लेकिन मेरे ख्याल से जो भी कोई लेखक पहली बार अपनी पहली पुस्तक लिखता है, उसे मेरे ख्याल से बहुत समय लग जाता है। लेकिन ये भी है कि मैंने कहीं पढ़ा था कि हर एक व्यक्ति के पास कोई एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टोरी होती है, हर व्यक्ति के पास। तो मेरे ख्याल से ये मेरी स्टोरी थी और मुझे इसे कहना था। तो जब मैंने इसे लिखना शुरू किया तो कुछ ऐसा बहुत बड़ा थॉट नहीं था कि एक पुस्तक होनी चाहिए जो एक बहुत बड़े पब्लिशर से पब्लिश होनी चाहिए। था कि मुझे खुद के समझ के लिए, मैं जिस दौर से गुज़रा हूँ, जब गुज़र रहा था तो मुझे समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा था। मैं वहीं जी रहा था, मेरे लिए वही नेचुरल लाइफ़ थी। मुझे लगता था अच्छा कुछ लोग मर गए, नरसंहार हो गया, होता होगा सब जगह। जब मैं बाहर आया, जैसे आपने जो एक घटना की ज़िक्र की, मैं पहली बार जब उस क्षेत्र से निकल के बाहर आया, दिल्ली में आया 2004 में 18 वर्ष की आयु में। आईआईटी की तैयारी करने आया था यहीं फिटजी सेंटर पे, हौज खास पे। एक मिडिल क्लास स्टूडेंट फैमिली से बिलॉन्ग करने में आपके पास इंजीनियरिंग और मेडिकल को छोड़ के कोई ऑप्शंस आपको पता ही नहीं होते। तो हमने इंजीनियरिंग चुनी और यहाँ तैयारी करने आए। कटवरिया सराय में मैं रहता था एक छोटे से कमरे में। तो शुरुआत में आया, मुझे अच्छी लगी, इतने बड़े शहर में 18 वर्ष की आयु में क्या खुशी से रह रहा था मैं। लेकिन जहाँ भी मैं जाता, जैसा आपने ज़िक्र किया, और कोई पूछता कहाँ से आए हो, कहाँ से हो? तो उस समय तक वैसे मैं रांची से था और झारखंड अलग हो चुका था। लेकिन फिर भी एक, तब तक लोग रांची को बिहार में ही मान के चल रहे थे। किसी को इतना शायद उस पार्ट ऑफ कंट्री के बारे में आइडिया भी नहीं होता। तो जैसे ही वो सुनते थे कि बिहार से है, बड़ा एक रिएक्शन अजीब तरह का होता था। तो मुझे समझ में नहीं आता था कि ऐसा क्या है यार, मतलब सब अलग-अलग राज्यों से आए, मैं भी आया हूँ बिहार से। और फिर जैसा आपने ज़िक्र किया, डीटीसी बसेस से हम जाते थे कटवरिया से कालूसराय। जब भी कोई व्यक्ति अगर गलती से बस चढ़ जाए या गलती से उतर जाए, तो ड्राइवर या कंडक्टर चिल्ला दे, बिहारी है क्या? मुझे लगा यार ये क्या हो रहा है, कि कुछ भी और बोल सकता था, गाली दे सकता था, बिहारी है क्या, क्यों बोल रहा है? मकान मालिक से लेके आप जो दुकान पर जाए वहाँ से लेके, और इनफैक्ट एक और घटना की मैंने ज़िक्र करी है, सिर्फ़ उन्हीं लोगों के बीच नहीं। एक दिन हमारा एक डाउट क्लास चल रहा था उस वहाँ पे कोचिंग में, और एक हमारी बहुत अच्छी शिक्षिका थी। तो हम लोग डाउट क्लास में 3-4 बच्चे बैठे हुए थे, और मैम ने थोड़ा-सा रैपो बनाने के लिए एक दूसरे बंदे से पूछा कि कहाँ से हो तुम? तो उसने बड़ा ऐसे देह मड़ोरा और कहा, क्या बताएँ मैडम, छपरा बिहार से है। तो मैम भी एकदम शॉक में गई, बोली ऐसे क्यों कर रहे हो? छपरा बिहार से, तो मतलब इसमें दुःख की क्या बात है? वो भी इंसिडेंटली बिहार से ही थी, तो मैंने कहा मैं भी बिहार से हूँ। और वो शॉक हो गया, लड़का आप बिहार से? उसे अचानक से थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस आया। हाँ, लेकिन मुझे क्या लगा, मुझे लगा यार इसे इतनी शर्म क्यों आई ये बात बोलने में कि छपरा बिहार से, इसने क्या गुनाह ऐसा किया है इस 18 साल के बच्चे ने, किसी ये बोलने में शर्म आ रही है? तो ये सारे जो थॉट्स थे, और जैसे-जैसे मैं बाहर निकला और ये सारी चीज़ें थोड़ा सेंस बनाने लगी मुझे। तो जब मैं बाहर निकला तब मुझे समझ में आने लगा कि जो बिहार में मैंने देखा है बचपन में, वो नेचुरल या नॉर्मल नहीं था। नरसंहार हो जाना, पूरे के पूरे गाँव के जितने युवक हैं उनका मारा जाना, ये संभव ही नहीं है देश के किसी और कोने में या किसी भी कालखंड में। या मान लीजिए कि चीफ मिनिस्टर की बेटी है, उसके लिए पटना के सारे शोरूम लूट लेना, उसकी शादी के लिए गाड़ियों की, सोफ़ा सेट की, ज्वेलरी की, ये संभव ही नहीं कहीं और, है ना? तो मुझे लगा कि अब ये तो बहुत विचित्र हम लोग जगह है और बहुत विचित्र कालखंड से आए हैं, और ऐसा हुआ क्यों? तो मेरे ख्याल से जो, मैं तभी छत्तीसगढ़ आ गया था, जैसे मैंने बताया कि वहाँ पे डॉक्टर रमन सिंह जी सीएम थे, और वहाँ पे ज़मीन पर काम करने के लिए मैं पहुँचा था। तो वहाँ पे ये सब ख़्याल मेरे में आने लगे और मुझे लगा कि मुझे खुद के एक्सप्लेनेशन के लिए लिखना ज़रूरी है। मृत्युंजय जी, एक सवाल मेरे दिमाग में आपके उत्तर से आया है। आप जिस परिवेश से आए थे, जब तक आप बचपन में थे, आपको लगता था कि ये चीज़ें सामान्य हैं, जो भी वहाँ
एक तरह का मैं कहूँगा कि अराजक वातावरण था, जो किसी भी सभ्य समाज का हिस्सा नहीं हो सकता है। दूसरी तरफ बहुत ही गौरवपूर्ण पृष्ठभूमि रही है पूरे बिहार की, पाटलिपुत्र की, वहाँ के साम्राज्य की, वहाँ का सांस्कृतिक और साहित्यिक वितान जो है, वहाँ का जो शैक्षणिक माहौल है, और राजनीतिक रूप से बहुत जागरूक समाज रहा है। आपने घटना की जो शुरुआत की है, आपने 2 घटनाओं का उल्लेख किया। मैं इस किताब की ही बात अगर करूँ, तो आपने वह घटना बताई है कि लालू प्रसाद यादव चुनाव जीतने के बाद किस तरह अपने घर जाते हैं और अपनी माँ का पैर छूते हैं और कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री बन गया, और वो कहती हैं कि तुमको सरकारी नौकरी नहीं मिली। ये घटना, और जिसने गांधी मैदान में इस बात का वादा किया था कि मैं अन्याय से मुक्ति दिलाऊंगा, भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाऊंगा, सबको न्याय मिलेगा, जिसने एक स्वप्न दिखाया था, जो हमारी इस आपकी पुस्तक का शीर्षक भी है कि ये वादा खिलाफी हुई। वो आप बतौर लेखक क्या पाते हैं, वो कौन से बिंदु थे कि एक ऐसा लड़का जिसके पास परिवर्तन के बहुत सारे अवसर थे, और मैं ये भी जानना चाहूँगा, चूँकि आपने छत्तीसगढ़ में भी काम किया है और इसके अलावा राजनीतिक रूप से बहुत ज़्यादा आप जागरूक भी हैं, तो मुझे ये पता है कि देश के दूसरे राज्यों का भी आपको पता होगा। ऐसे बहुत सारे नेता जिनको इतिहास ने, और इतिहास से ज़्यादा हमारे समाज ने और हमारी जनता ने वह अवसर दिया कि वो इतिहास बना सके। वो क्या वजहें थी कि इस तरह के नेता, मतलब ये उदाहरण बिहार का भी हो सकता है, उत्तर प्रदेश का भी हो सकता है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश का भी हो सकता है, दक्षिण के राज्य भी कोई बहुत बचे नहीं हैं। जब हमारे राजनेताओं को ऐतिहासिक अवसर मिलता है और जनता उन पर विश्वास करती है, तो वो कौन से बिंदु हैं कि ये लोग उन वादों पे खरे नहीं उतरते जिन वादों पर चढ़कर ये सत्ता में पहुंचते हैं? इतनी जल्दी वादा भुला क्यों देते हैं? बिहार पर हम बाद में आएंगे। मैं चाहूंगा कि इसको थोड़ा एक बड़े परिदृश्य में आप क्या देख पाते हैं? देखिए, मुझे क्या लगता है, अभी थोड़ा-सा नैरेटिव चेंज हुआ है, लेकिन अगर हम 20-30 साल पहले जाएँगे, तो जो विकास का रास्ता होता है, एकदम जेनेरिक टर्म्स में बात कर रहा हूँ। जो विकास का रास्ता होता है, वो थोड़ा कठिन रास्ता होता है, और कम से कम डेवलपमेंट पे पॉलिटिक्स नहीं चलती थी। आज के 20 साल पहले कोई डेवलपमेंट की बात ही नहीं करता था। जितनी भी आप पॉलिटिक्स, राजनीति भारत के विभिन्न हिस्सों में देखेंगे, वो उनके मुद्दे होते थे, जातीयता होते थे, स्थानीयता होते थे, कोई और इमोटिव इश्यू होते थे, इमोशनल इश्यूज़ होते थे। तो जितने भी राजनेता आप देखेंगे, उस दौरान निकल कर आए हैं, उन सब ने इनमें से किसी न किसी एक वाहन पे सवार होकर आए हैं, और शायद अगर उनके मन में भी रहा हो कि मैं कुछ अच्छा करूँगा, विकास करूँगा, और इसमें इनफैक्ट मैंने एक ज़िक्र किया है, एक लालू जी के कोट का, जिसमें नीतीश कुमार और उनकी जब थोड़ी अनबन होने लगी, नीतीश कुमार ने उनको बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी उनके मुख्यमंत्री बनने में 1990 में, और 1-2 साल के बाद जब उन्हें लगने लगा कि ये वो नहीं हो रहा है जो हम लोगों ने सोचा था समाजवादी के तौर पे, तो लालू जी ने एक बात कही कि क्या डेवलपमेंट डेवलपमेंट रटते रहते हो? विकास से कोई सत्ता थोड़ी मिलती है, सत्ता मिलती है वोट बैंक से। तो उनको समझ में आ जाता है कि जो सत्ता है उसके लिए वोट बैंक रहना ज़रूरी है, और वोट बैंक के लिए आप इमोशनल कार्ड खेल सकते हैं, आप फिर से वही स्थानीयता, आप वहाँ के लोकल लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, आप उनसे जुड़ पा रहे हैं, वो काफ़ी है। विकास के रास्ते पे जाएँगे तो सालों लग जाएँगे। उसका उसका इफ़ेक्ट दिखने में सालों लग जाएँगे। लेकिन इन इश्यू से आप तुरंत जनता से कनेक्ट कर लेते हैं। तो मेरे ख़्याल से ये एक थोड़ा-सा पीछे ये बहुत ज़्यादा रहा है। मैं बोलूँगा लेटली इसमें चेंजेज़ आए हैं। मैंने मैंने और ये मैं बहुत पॉज़िटिव चेंज मानता हूँ। मैंने जब से पिछले 10 वर्षों में मैं बोलूँगा, या उसके पहले भी इनफैक्ट, जैसे कांग्रेस के जो करप्शन के खिलाफ आप देखेंगे 2011-12 में जो आंदोलन चले थे, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। पूरा एक देश जागरूक होके आंदोलन कर रहा है अगर रामलीला मैदान में और बॉम्बे में अगस्त क्रांति मैदान में, तो बहुत बड़ी जागरूकता है। वो माँग रहा है कि करप्शन हुआ है तो मुझे हिसाब दो, विकास के लिए ये पैसे थे। तो मेरे ख्याल से नैरेटिव्स चेंज हो रहे हैं, और इसी कारण से आप देखेंगे बहुत सारी राज्य सरकारें जो अब आ रही हैं, वो डेवलपमेंट की बात करती है।
जो एक बहुत पॉजिटिव चेंज है। आपने इस किताब को 7 हिस्सों में बाँटा है और हम इन हिस्सों पे ही बात करते हैं। जो पहला हिस्सा है जहाँ से आपने लिखा है कि द राइज़ ऑफ अ स्टार। इसमें आपने उन घटनाओं का बड़ा बारीक चित्रण किया है। मैं इस किताब को पढ़ते हुए एक तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि बहुत ही पठनीय किताब है। आप चाहे बिहार से जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं, ये आपके सामने पूरे, मैं कहूँगा कि लगभग 2 दशक का एक परिदृश्य खींचती है। लेकिन उसके साथ-साथ उन बिंदुओं पर भी लेकर जाती है, उस पृष्ठभूमि में भी लेकर जाती है जब लालू जी का उदय हुआ है। ऐसे देखने में लगता है कि लालू प्रसाद यादव ने जो वादे किए थे और जो वादे टूटे और 15 सालों में जो बिहार जिस तरह से अ, अराजकता का शिकार हुआ, यह किताब उस पर केंद्रित है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस किताब में वहाँ की सामाजिकी, वहाँ की राजनीति, वहाँ की जाति व्यवस्था, वहाँ जिस तरह से जाति युद्ध और नक्सल और रणबीर सेना का आपसी द्वंद्व था, किस तरह से अलग-अलग बिंदुओं पर पूरा का पूरा बिहार बटा हुआ था, एक नहीं, कई-कई कोठरी में। अलग-अलग पार्ट थे, अलग-अलग उनके हिस्से थे और अलग-अलग उनकी समस्याएँ थी। मृत्युंजय शर्मा जी इस किताब को लिखते हुए जब लिखते हैं, जिसका इन्होंने अभी अपनी बातचीत में उल्लेख किया, एक जगह इन्होंने लिखा है कि जब ये पढ़ने गए कॉलेज में, मतलब 10th और 12th करने, थोड़ा अपने गाँव से बाहर हटे, रांची से बाहर जब स्कूल में गए तो वहाँ इनको अलग-अलग बिहार के लोग मिले, बिहार के अलग-अलग हिस्सों के। और उन लोगों ने, किसी ने बताया कि उसके यहाँ बाढ़ की समस्या है, किसी ने बताया कि उसके यहाँ ये समस्या है, किसी ने बताया इनको पहले लगता था कि सबसे बड़ी समस्या जब ये रह रहे थे तो यहाँ पे केवल नक्सली और नरसंहार की है। बाद में इनको पता चला कि अरे ये पूरा बिहार अलग-अलग हिस्सों में, जितने खंडों में हर आदमी कहीं न कहीं परेशान है, अपनी समस्या से जूझ रहा है। ये जो लालू प्रसाद के उभार का बिंदु था और जो वहाँ का अराजक माहौल था, आपने सारी चीज़ों को एक-एक करके कड़ी जोड़ी है। मैं चाहूँगा कि उन बिंदुओं पर थोड़ा बहुत, क्योंकि वैसे तो जो दर्शक देख रहे हैं वो किताब बिना पढ़े उनको समझ में नहीं आएगी, एक। दूसरा, मैं चाहूँगा कि इस किताब को हिंदी में भी आना चाहिए। आ रही है। आपके प्रकाशक अगर हमारी बातचीत सुन रहे हों, वेस्टलैंड, तो उनको ये पता होना चाहिए कि ये पुस्तक जितना अंग्रेजी में पूरे बिहार पर रिसर्च करने वाले या भारतीय राजनीति पर शोध करने वालों के लिए या राजनीति विज्ञान के छात्रों के लिए या राजनीति में रुचि रखने वालों के लिए ये पुस्तक उपयोगी है। तो हिंदी में हर हिंदी भाषी, और ख़ासकर बिहार के लोगों की बात करूँ और पूरे पूर्वांचल की बात हो, जिसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है और हिंदी भाषी इलाका भी शामिल है, वो बहुत पढ़ता है और पढ़ता है तो अपनी भाषा में अपनी बात पढ़ना चाहता है। तो हिंदी में किताब जल्दी से आए, ये मैं कहूँगा। तो सवाल मेरा ये है कि मैं चाहूँगा कि जो 7 अध्याय जी, हैं, उनमें बिंदु वाइज़ थोड़ी-थोड़ी बातें आप ज़रूर बिल्कुल, हमारे दर्शकों को बताएँ। बिल्कुल। तो जैसे मैंने कहा किताब लिखनी जब मैंने शुरू की थी, तो उसका पहला चैप्टर मैंने लिखा था कास्ट वॉर्स, जो आप नक्सलवाद, क्योंकि एकदम आँखों देखी थी, पर्सनली फेल्ट था। और उसका जो पहला सब पार्ट है आई फॉर एन आई, आँख के बदले आँख, जो एकदम एक्चुअली दर्शाता है उस समय क्या हो रहा था। इस तरफ से एक प्राइवेट सेना उधर के गाँव के 30 लोगों को मारती थी, उधर के नक्सलाइट लोग उधर के 30 लोगों को मारते थे। लेकिन फिर मैंने जैसे स्ट्रक्चर किया तो जो सबसे पहला पार्ट है राइज़ ऑफ अ स्टार, जैसा आपने सही कहा कि वो लालू के उदय की कहानी है ना? कि किस प्रकार से उनका उदय होता है और एक्चुअली में वो एक स्टार की तरह दिखते हैं, एक आशा की तरह दिखते हैं उन बिहारियों के लिए, जो वर्षों से बस उन्होंने आंदोलन बहुत देखे हैं, लीडर्स बहुत देखे हैं, बहुत बड़ी-बड़ी बातें हुई हैं। जैसे आपने कहा पास्ट में चले जाएँगे तो इतने बड़े-बड़े शासक और लोकतंत्र का केंद्र बिहार है। लेकिन उन्होंने कभी अपनी ज़िंदगी में उन्होंने संपन्नता नहीं देखी बेचारों ने। तो उन लोगों के लिए जेपी आंदोलन हुआ, उसके बाद जनता पार्टी की सरकार बनी, फेल कर गई, है ना? फिर कांग्रेस वापस आई, 10 साल रही, उसमें 5 चीफ मिनिस्टर बदले गए, जगन्नाथ मिश्र खुद करप्शन के एक सबसे बड़े एपिटोम के बारे में माने गए। तो वो सब तबाह थे। और दूसरा जो एक जातिगत, जो आप बोल सकते हैं, जो जातीयता एकदम अंदर तक घुसी हुई थी और है बिहार में इनफैक्ट, उसके कारण जो भी कुरीतियाँ हैं,
उन सबसे त्रस्त एक उस समाज के लिए लालू एक स्टार बन के आए थे। उनका उदय होता है, बोलने में माहिर, है ना? अपनी भाषा में बोलने में माहिर, लोगों को आकर्षित करने में माहिर। तो उनके उदय से बहुत सारे लोगों को लगता है कि अब हमारा वक़्त आया है और ये वो व्यक्ति है जो हमें हमारे जितनी भी दुखें हैं उसको हर लेगा ये हमारा भगवान आ गया। और शुरुआत में लालू ने जिस प्रकार से थोड़ी-सी वो अपने वेटरनरी कॉलेज में ही रहे, वो सीएम हाउस में शिफ्ट नहीं किए, वहाँ से साइकिल से चले गए, विधानसभा चले गए। जहाँ बैठ जाते पेड़ के नीचे बैठ जाते चबूतरे पे और वहीं दरबार लगा देते, है ना? जितने सेक्रेटरीज़ होते, आईएएस ऑफिसर्स होते उनको डाँट देते गरीबों के सामने। वो चले जाते मोहल्लों में, ग्वालों के मोहल्लों में और पानी के टैंकर मँगा के बच्चों को नहलाने लगते। तो सबको लगा कि ये वो बंदा है जो अब कुछ ना कुछ करके दिखाएगा और इसी का चित्रण करती है वो राइज़ ऑफ अ स्टार, जो व्हिफ ऑफ चेंज मैंने वो बदलाव की जो महक है, वो सबको दिखाई देने लगी। लेकिन बहुत जल्दी और यही सबसे बड़ा दुःख है, बहुत जल्दी शायद साल 2 साल भी नहीं लगे होंगे और दिखने लगा कि ये जो एक्ट्स हैं ये बहुत सुपरफिशियल हैं, बहुत सतही हैं, ये जो दिख रहा है और जो काम हो रहा है और जो बोला जा रहा है, उसमें अंदर से ना वो विश्वास है, ना कन्विक्शन है और ना वो हो रहा है। तो धीरे-धीरे वो यू नो सबको हल्का-हल्का समझ में आने लगा। इसके पृष्ठभूमि के तौर पे मैंने थोड़ा-सा फ्लैशबैक में मैं गया हूँ और दूसरी चैप्टर मैंने लिखी है, जो बिहार के पूरे गौरवशाली इतिहास को थोड़ा-सा वर्णन करते हुए फिर कैसे बिहार अलग हुआ बंगाल से, फिर कैसे आज़ादी में कितना महत्वपूर्ण भूमिका रही बिहार के लीडर्स की। कैसे फिर जेपी आंदोलन हुआ, जेपी आंदोलन के माध्यम से कैसे बहुत सारे नेता उभरे। अ, उन सारी चीज़ों को दर्शाती है, कैसे कांग्रेस धीरे-धीरे खत्म होने लगी, एक डिमाइस ऑफ कांग्रेस एक चैप्टर है, जिसमें हम बताते हैं कि कैसे कांग्रेस धीरे-धीरे खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार के जो भी उसका एक वोट बैंक था, उसको भी उसने खो दिया। भागलपुर राइट से उसके जो मुस्लिम वोट बैंक थी, वो भी चली गई इनफैक्ट। तो ये थोड़ा-सा बैकग्राउंड है। उसके बाद हम आते हैं वापस से जो जो लालू का टर्म स्टार्ट हुआ उसमें क्या बदलाव आने स्टार्ट हुए, सोशियो पॉलिटिकल अपहीवल करके एक चैप्टर है। तो जो सबसे मेजॉरिटी का बदलाव दिखने वाला दिखा, वो ये था कि कुछ हुआ ना हुआ लेकिन एक समाज में एक बहुत कियोस और चेंज दिखने लगा। और वो चेंज किस प्रकार का था? वो चेंज इस प्रकार का नहीं था कि वो हम कुछ कुरीतियाँ हैं उसको बदलने की कोशिश करेंगे, उस पे बात चल रही है, चर्चा चल रही है। वो सीधे एक चैलेंज था। वो चैलेंज था कि अब तक तुम लोगों का समय था और तुम लोगों से मतलब है वो जो 4 अपर कास्ट मोस्टली आप देखते हैं। बिहार में 4 फॉरवर्ड कास्ट हैं। तुम लोगों का समय था, अब हमारा समय है। और लालू ने उसे एकदम चैलेंज किया और कहा, जितने भी उनकी स्टेटमेंट्स हैं कि ऊँची जाति के घरों से ऊँचा घर बनाओ। अब कुर्ते के ऊपर गंजी पहनने का समय आ गया है। तो इस प्रकार की और ये चीज़ें ज़मीन पे भी दिखने लगी। ज़मीन पे जो एक असर्टिवनेस होता है, जो एक और लेकिन इसमें ख़ास करके एक जो हो सकता है एक तरीके से बहुत लोग इसे सही ठहराएँ कि आखिर अगर बहुत वर्षों से, दशकों से जो एक प्रकार का सोशल स्ट्रक्चर रहा है, जिसमें कुछ जाति वर्ग विशेष प्रिविलेज के साथ रहे हैं और कुछ का की प्रताड़ना हुई है, तो स्ट्रक्चर चेंज होंगे ही। लेकिन उसमें एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो मैं मानता हूँ ये है कि उसमें जो सबसे ज़्यादा पीड़ित थे, ख़ास करके दलित्स या जिनको अभी ईबीसी बोलते हैं, उनमें कोई चेंज नहीं आया। इसमें एक जाति विशेष वर्ग, जिस जाति से लालू खुद आते थे, उनके असर्टिवनेस में बहुत चेंज आया। उनके उनके व्यवहार में उनकी जो पकड़ थी, चाहे वो कॉर्पोरेशंस में आप बोले, आप जितने भी निगम थे उनमें बोले, पुलिस स्टेशंस में बोले, वहाँ पकड़ बहुत बढ़ी। तो क्या आप मानते हैं कि लालू प्रसाद यादव के पराभव में यह एक बिंदु रहा होगा कि उन्होंने इच्छाएं तो जगाई सारे पिछड़े वर्ग की, शोषित वर्ग की, वंचित वर्ग की, लेकिन लाभ की स्थिति में केवल उनकी अपनी एक जाति। बिल्कुल, इनफैक्ट मैं इस पे कोई ओपिनियन भी नहीं दे रहा हूँ, फैक्ट्स मैं बता रहा हूँ इनफैक्ट। और बहुत सारे फैक्ट्स मैंने इसमें मेंशन किए हैं, जिसमें आप डिफरेंट पॉइंट पे अगर 90 के दशक में आप चले जाएँ, बोर्ड निगम जितने भी होते हैं, आप उसके चेयरमैन्स का देख लें। आप डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स की नियुक्ति में देख लें, एसपीज़ की नियुक्ति में देख लें, वाइस चांसलर्स की नियुक्ति में देख लें। हर जगह एक सिंपल सा लॉजिक था कि जो मेरा वोट बैंक है,
और लालू ने समझ लिया था कि जो मेरा वोट बैंक है, एक मेरी जाति और उसके साथ मैं मुस्लिमों को जोड़ लूँ, तो 14% मेरी जाति और करीब 16-17% जो मुस्लिम आबादी है, जोड़ के 30% की आबादी है और एक फ्रैक्चर्ड मैंडेट में 30% काफ़ी है हमारे लिए अपनी सरकार बनाने के लिए। तो उनका सिंपल सा फंडा था कि ये 30% मेरे से खुश रहना चाहिए और थोड़े बहुत दूसरी जातियाँ मिलके वो मेरे पास एक अच्छा मैंडेट आएगा। इससे वो बाहर नहीं निकल पाए। इनफैक्ट आप देखेंगे कि जो सबसे बड़ा रोष आया 2-3 वर्षों के बाद, वो आई कुर्मियों में, जो कि आप ओबीसी में जो सबसे 3 संपन्न जातियाँ आप मानते हैं, जो यादव्स होते हैं, कुर्मी और कोयरी, जो अपर ओबीसीज़ या मिडल कास्ट जिनको बोलते हैं। इनफैक्ट कुर्मियों को भी लगा कि जो सरकार आई थी, इसमें तो हमने सबकी हिस्सेदारी की बात की थी, जितने भी पिछड़े हैं। लेकिन ये तो सिर्फ एक जाति वर्ग का की सरकार दिख रही है। तो 1994 में एक बहुत बड़ी कुर्मी महारैली हुई और उसमें सीधे-सीधे लालू को चैलेंज किया गया और उसमें नीतीश कुमार बतौर वक्ता पहुंचे, बहुत रिलक्टेंस के बाद। चैलेंज किया गया कि ये सरकार जो आई थी, हम सबकी सरकार आई थी, लेकिन आपने इसे एक जाति वर्ग की सरकार बना दी। हमें अब अपनी हिस्सेदारी चाहिए और उसके बाद ही लालू जी और नीतीश जी और जॉर्ज फर्नांडिस मिलकर उन्होंने समता पार्टी का गठन किया और फिर वहां से जो कुर्मी वोट बैंक था, मोटा-मोटी आप देखेंगे वो लालू के हाथ से निकल गया। तो अब इस पुस्तक के अगला जो अध्याय है, मैं एक आपने बड़ा नारा दिया है जो बहुत उस ज़माने में जो लोग बिहार के हैं वो तो जानते होंगे, लेकिन बिहार के बाहर के लोग नहीं जानते होंगे। ये नारा भूरा बाल साफ करो। ये एक तरफ जातीय सेनाएं बढ़ रही थी, दूसरी तरफ जातीय कट्टरता बढ़ रही थी, तीसरी तरफ जो गुंडागर्दी गाँव थी वो शहरों में पहुंच गई दबंगई के रूप में। जाति विशेष का मानिए या सरकार समर्थित वर्ग का मानिए। इसको आप अगर मैं कहूं कि चुनौती के रूप में नीतीश कुमार जी का उदय हुआ और उनकी सरकार आई, क्या वहाँ बाद के दिनों में स्थितियां बदल गई? क्या बिहार के जो लोग थे और बिहार को लेकर जो पूरे देश में मान्यताएं थी, या आज जब हम बात कर रहे हैं बिहार की स्थिति में धरातल पर, क्या वह बदलाव आप देख पाते हैं कि जाति की वह व्यवस्था या जाति का जो संतुष्टिकरण है, क्या ऐसा नहीं है कि जो मुस्लिम और यादव समर्थन लालू यादव के समय में आ रहा था, वह बाद के दिनों में कुर्मी या दूसरे पक्षों में चला गया हो? मैं एक बार किसी बिहार के राजनेता से बात कर रहा था तो उन्होंने कहा था कि पिछड़ों में अति पिछड़ा और दलितों में भी अति दलित जातियों का भी बहुत बड़ा प्रतिशत है। और उन्होंने बाकायदा उल्लेख किया था कि रामविलास पासवान जी जिस जाति में हैं वह बहुत पिछड़ी। लेकिन जो नेताओं का उभार है, मैं ये देखता हूँ कि जाति व्यवस्था आधारित जो राजनेताओं का उदय हुआ है, उनमें विकास जो है वह कुछ प्रतिशत, शायद 0.0 लगाने के बाद कोई एक नंबर हम लिख सकते हैं, उतने लोगों का तो होता है, लेकिन बाकी जातियां और बाकी लोग वैसे ही रह जाते हैं। तो क्या इस तरह की स्थिति में बदलाव का कोई समन्वित प्रयास या संभावना, आप बिहार में, चूंकि बिहार पर ये किताब लिखी है, आपको दिख रही है कि ऐसा कुछ जागरूकता के तौर पर, जहां वोट बैंक से इतर, आपने अभी अपनी बातचीत में कहा कि विकास महत्वपूर्ण बिंदु बन रहा है, नरेटिव बदल रहा है, लेकिन क्या वह धरातल के स्तर पर जो समाज का आखिरी आदमी है, जहां तक पहुंचने की बात होती है, क्या उस स्तर पर भी वह बदलाव पहुंच रहा है या पहुंचने में उसे अभी बहुत समय लगना है? दो फ्रंट पे आपने बात पूछी। एक तो है कि विकास कितना धरातल पे पहुंचा है और दूसरा जो ये जातिगत संरचना है और इसकी जो राजनीति से एक तरह से इंटरमिक्सिंग है, जो सिर्फ जातीयता पे आधारित है, उसमें कितना बदलाव आया है। थोड़ा सा मैं इस पे, देखिए 90s में जब आप थे और अभी 2005 की बात करेंगे, थोड़ा अगर कंपेयर करेंगे, तो 1990 से 2005 का जो पीरियड है, आप विकास तो भूल ही जाइए। उस पे इनफैक्ट लालू जी का नारा था, विकास नहीं सम्मान चाहिए। आपने इसका जिक्र भी किया किताब में। उनका साफ-साफ कहना था, विकास चाहिए ही नहीं, और उनके वोटर खुश होते थे। वो जब नारा लगाते थे तो सब बोलते थे विकास नहीं सम्मान चाहिए। तो उसकी बात ही नहीं हुई और वो कुछ जाति विशेष वर्ग के वोट बैंक से चलते रहे।
नीतीश जी में जो एक बदलाव आया, इनफैक्ट मैं बोलूँगा, और जो एक उन्होंने कोशिश रखी है, ब्रॉडली मैं बोलूँगा, 0% नहीं, कि वो अपने जाति विशेष से एसोसिएट होने की कोशिश से बचते रहे। कितना कर पाए हैं, नहीं कर पाए हैं, अलग बात है। मैंने इसमें ज़िक्र भी किया है, जब कुर्मी महारैली 1994 में हुई, तो बहुत हिचकिचा रहे थे उस महारैली में जाने में। वो आपने उन्होंने कहा कि हम एक जाति की रैली में नहीं जाना चाहते, मैं कुर्मियों का लीडर नहीं बनना चाहता हूँ। तो 2005 से जो पहली सरकार थी, मेरे ख्याल से एनडीए की सरकार थी, जेडीयू जेडीयू की और भाजपा की, नीतीश जी जिसके मुख्यमंत्री रहे, उस सरकार के अगर आप काम देखेंगे, तो मेरे ख्याल से वो शायद देश के सबसे बेहतरीन सरकारों में से एक सरकार के 5 वर्ष होंगे। और ये बात से शायद कोई भी इनकार ना करे। उसमें विकास की एक नई गाथा लिखी गई, और मैं एनेक्डोट से बता रहा हूँ, मेरा गाँव, दोनों, मेरे जो पिता का गाँव है, मेरी माँ का गाँव है। दोनों गाँव में 2005 तक ना सड़क थी, ना बिजली थी। आप विश्वास नहीं करेंगे, 2005 तक बिजली नहीं थी, बिजली के खंभे तक नहीं थे। 2010 तक दोनों गाँव में सड़क, दोनों गाँव में वहीं पे ट्रांसफार्मर लग गया है। वहीं पावर स्टेशन है इनफैक्ट बगल में एक में, तो बिजली रहती है 18-20 घंटे। वो बदलाव आए। ये हमें श्रेय देना होगा 2005 से 2010 की सरकार को। और इनफैक्ट आप देखेंगे 2009 और 2010 में कितने ही सारे फंक्शंस में नीतीश जी को बेस्ट सीएम अवार्ड और इमर्जिंग लीडर अवार्ड और वो सब दिया गया। तो वहां पे बदलाव आया। उसके बाद मैं थोड़ा सा, और उस पर बात करेंगे इनफैक्ट, जो उसके बाद का पीरियड रहा मेरे ख्याल से उतना सेटिस्फैक्टरी नहीं रहा, क्योंकि जो फिर उनके कंसिडरेशन हो गए नीतीश जी के, वो शायद सत्ता में रहना ज्यादा बड़ा हो गया। वो जब वो 2010 में री इलेक्शन के लिए गए थे चुनावी रैलियों में, तो उन्होंने, उनका एक बहुत स्टेटमेंट फेमस हुआ था। उन्होंने कहा था, अगर हमने काम किया है तो हमें हमारी मजूरी दे दीजिए। बस इतना ही कहते थे हर जगह जाके, और सबने भर भर के उनको मजूरी दी, क्योंकि इतना सुंदर काम दिखा था। उसमें कोई जातीयता की बात नहीं, उसमें कोई धर्म की बात नहीं, किसी प्रकार की कोई बात नहीं। लेकिन उसके बाद 2013-14 में जो हुआ, गठबंधन टूटा, और उसके बाद जो एक यू नो फिर नीतीश जी लालू जी से जाके मिले, जिसके खिलाफ उन्होंने पूरी जिंदगी अपनी लड़ाई की थी। और उसके बाद चाहे कितनी बार भी वो सरकारें बदलते रहे, मेरे ख्याल से जो जो एक डेवलपमेंट का नैरेटिव और जो कॉन्वर्सेशन था, वो फिर से शिफ्ट कर गया। वो सत्ता पे, वो जातियों पे, वो समीकरण पे, वो कॉम्बिनेशन पे। और मेरे ख्याल से वहां से बिहार फिर से थोड़ा डिरेल हुआ है। इसकी वजह क्या पाते हैं आप? क्या जनता उस स्तर पर जागरूक, क्योंकि आपने अपनी पुस्तक में मैं कहूँगा कि यह राजनेताओं पर केंद्रित है, यह उन लोगों पर केंद्रित पुस्तक है। आप समाज को लेते तो हैं इस किताब में, लेकिन समाज उस रूप में है जिस रूप में आप उसको देख रहे होते हैं, जैसे आप किसी वातावरण का चित्रण कर रहे होते हैं। बात आपने राजनीति और राजनेताओं की है, और समाज के नायकों की है। उनके अंदर जो गिरावट है, उनके अंदर जो वादे हैं, उनकी बात की है। मैं ये जानना चाहूँगा कि आज सोशल मीडिया के दौर में हम लोग हैं, और हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है। क्या बिहार का वह समाज जो इस तरह के वादों का शिकार हुआ, अगर मैं कहूँ कि आपकी ही बातचीत से और इस पुस्तक में जो लिखा गया है, इन दोनों को बिंदु बनाऊं अपना, तो लालू यादव से उसका भ्रम टूटता है 1 साल के भीतर, और नीतीश कुमार जी 5 साल तक चलने के बाद छठे वर्ष में जब फिर से चुन के आते हैं, तो उनको भी लगता है कि कहीं न कहीं सत्ता ज़्यादा महत्वपूर्ण है बनिस्बत काम के। ठीक है, उन्होंने नारा नहीं दिया, वह अपनी जाति के नेता नहीं रहे, उन्होंने सबको जोड़ा, लेकिन सत्ता तो उनके लिए भी महत्वपूर्ण रही। और मुझे लगता है कि जिस तरह से वो दलों को बदलते रहे हैं और हमेशा सत्ता में रहे हैं, और जिस तरह से उन्होंने लगातार शपथ लेने का एक रिकॉर्ड बनाया है। उनकी किताब भी पिछले दिनों उन पर लिखी हुई एक किताब आई थी, उसका आपने अपनी किताब में भी उसका बहुत सारा जिक्र किया। लालू की किताब का भी आपने जिक्र किया है। लालू पर जो किताबें आई हैं, और जो चाहे उनका महिमा मंडन की गई हो, चाहे उन पर बात की गई हो, ये जनता जो वोट बैंक है, ये बैंक क्या कभी टूटने की संभावना आप देखते हैं? क्या इस देश में आज बार अभी फिर जा रहा है चुनाव, लोकसभा का चुनाव, एक तो ऐसे समय पर आपकी किताब आई है, और किताब के आने के साथ साथ एक गठबंधन वहां हो गया है। तो ये दोनों बातें जो है, इनके बीच
मैं पूछूंगा कि जनता कहाँ पर है, उसकी क्या संभावना आप देख रहे हैं, और कितना कुछ बदलाव हुआ है, और अभी बिहार को उस स्थिति में पहुंचने में कितना वक्त लगेगा जब वैचारिक स्तर पर वह फैसला कर पाएगी कि हमारे हित में क्या है। मैं बोलूँगा बिहार के जो लोग हैं, उनकी जो राजनीतिक सजगता है, वो शायद देश में किसी भी राज्य से कम नहीं होगी। आप अगर चले जाएँगे बिहार के किसी भी एक छोटे से ज़िले के एक गाँव के एक चौक-चौराहे पे, वहाँ पे आप इज़राइल-पैलेस्तीन की बात होते सुन लेंगे। वहाँ पे आप वर्ल्ड बैंक की, यूएन की, परमानेंट मेंबरशिप की, इनकी बात आपको सुनने को मिलेगी। तो जो सजगता है, मैं ये नहीं कहूँगा कि इंडिफरेंस है, उन्हें उन्हें मतलब नहीं है इससे, उन्हें बहुत ज़्यादा मतलब है। मेरे ख्याल से दिक्कत क्या होती है कि, और ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है पॉलिटिक्स का। स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम क्या है कि जनता को उन्हीं में से चुनना पड़ता है जो उनके पास ऑप्शन होते हैं। जनता कोई नए ऑप्शंस नहीं ला सकती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा नोटा दे सकती है, जिसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हमने नोटा दे दिया, हम दुखी हैं। तो बिहार में जो ऑप्शंस हैं, आप उसमें जब देखेंगे, अब उन्हें लालू या लालू के बेटे और नीतीश में चुनना होता है, तो बोलते हैं उससे तो ये बेहतर ही है, तो वो चुनते हैं। तो मेरे ख्याल से जब तक आप पॉलिटिक्स में बेटर ऑप्शंस नहीं प्रेजेंट कर पाएंगे, तब तक उन्हीं में से वो घूम फिर के, अब जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार बिहार में और कोई है नहीं क्या, कि ये लोग नीतीश कुमार बार बार पाला पलटते हैं और फिर भी सब लोग इन्हीं को वोट दे देते हैं। एक्चुअली उनके पास ऑप्शन नहीं है। मतलब आपको दुख होता है मुझे ये देख के कि उन बेचारों को इसके बावजूद लगता है कि अब नीतीश जी उस काबिल नहीं रहे हैं कि वो राज्य चलाएं। अब अब वो अपना बेस्ट टाइम पार कर चुके हैं, अब नई पीढ़ी को आना चाहिए, लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन नहीं दिखता है। दूसरी तरफ एक तेजस्वी यादव या तेज प्रताप यादव को राज्य का नेतृत्व करते हुए नहीं देख पाते हैं। तो हमें ऑप्शंस प्रेजेंट करना पड़ेगा पॉलिटिक्स में, नए युवाओं को पॉलिटिक्स में आना पड़ेगा, नए लोगों को आना पड़ेगा और कहना पड़ेगा। जैसे जैसे एक प्रशांत किशोर जी मान लीजिए आए, और उन्होंने, अभी जो भी राजनीतिक अहमियत हो उनकी ना हो बिहार में, लेकिन जमीन पे जा रहे हैं, घूम रहे हैं, बात कर रहे हैं। ऐसे ऐसे कम से कम 100 प्रशांत किशोर चाहिए, चाहे उनकी अलग अलग विचारधाराएं हों। लेकिन अगर आप ऐसे ऑप्शंस प्रेजेंट करना शुरू कर देंगे, तो लोग बोलेंगे ये नहीं ये अच्छा लग रहा है, ये नहीं ये अच्छा लग रहा है। अभी उनके पास दो ही ऑप्शन ही है, उसी में से वो चुनते रहते हैं। तो हमारी जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, हालांकि आपने दोनों का उल्लेख किया है किताब में, बिहार के संदर्भ में, जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वह राजनीतिक दल हैं, वो क्यों नहीं इस बात की कोशिश करते हैं कि बिहार, छत्तीसगढ़ या झारखंड या उड़ीसा जैसे राज्यों में इस तरह का विकल्प आए कि युवाओं की रुचि बढ़े और वहाँ पे ऐसे योग्य लोग आ सके। जैसे अब मैं आपकी बात करूँ, आपकी खुद की अपनी शिक्षा दीक्षा, कॉरपोरेट वर्ल्ड में आपने एक बड़ी नौकरी भी की है, बड़े संस्थानों से आपने पढ़ाई की है। आपके पास जो डिग्री है वह दोनों ही डिग्री ऐसी है जो आपको करोड़ तक ले जा सकती है तनख्वाह के मामले में साल भर। तो अगर आपने एक अच्छी खासी नौकरी, एक बहुत अच्छी डिग्री छोड़कर, मैं निजी तौर पर जानता हूँ, लेकिन मैं चाहूँगा कि दर्शकों को उसके बारे में, यह बिंदु मुझसे छूट रहा था, तो इस बिंदु पर भी हम बात करेंगे कि वह क्या वजह थी कि एक लड़का जो दिल्ली 18 वर्ष की उम्र में पहुँचता है, कोचिंग करता है, एक अच्छे इंस्टीट्यूट में उसका दाखिला होता है, बड़ी डिग्री हासिल करता है, एक नहीं बल्कि 2 डिग्री हासिल करता है, प्रबंधन की, इंजीनियरिंग की, और उसके बाद बड़ी नौकरी में जाता है। क्या वह जो बिहारी कहलाने की जो पीड़ा थी, वह उसको वापस समाज सेवा की तरफ ले आती है, समाज की तरफ खींच कर ले आती है, और वो अपनी नौकरी छोड़ के इधर आता है। तो ये जो स्वप्न है जिसके और जो ये वादा है, ये वादा और स्वप्न के बीच जो यथार्थ है, वो क्या बिंदु थे जब आप खुद किताब की तरफ और उसके बाद अभी आप रांची में जो काम कर रहे हैं, मैं चाहूँगा कि उसके बारे में थोड़ा आप बताइए। तो पहले मैं स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम की बात करूंगा। तो राजनीति में जैसा आपने कहा युवाओं को आना चाहिए, लेकिन अभी भी जो भारतीय राजनीति है उसमें
बहुत फॉर्मल चैनल्स नहीं है राजनीति में एंट्री की। जैसे अगर आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाना है तो आपने इंजीनियरिंग की, एमबीए किया, आपकी नौकरी लगी, आप चले गए। इनफैक्ट मीडिया में भी आपने पत्रकारिता की, आप मीडिया में चले गए। हर प्रोफेशन में ऐसा है। राजनीति में आप किसी से भी पूछेंगे राजनीति में कैसे घुसना है, किसी को ज़ीरो आइडिया होगा। किसी को कुछ नहीं पता है। अनलेस कि या तो उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि में राजनीतिक कोई रहे हों या कोई ना कोई बहुत बड़े नेता कम पे सर पे हाथ रहा हो। तो बहुत बड़ा एक तो सबसे बड़ा इन्फॉर्मेशन गैप ही है कि कहाँ जाना है, क्या करना है, अगर रुचि भी है, कैसे करना है किसी को नहीं पता। दूसरा, बहुत सारे लोग और मेरे बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो मुझे रीच आउट करते हैं जब उनको दिखता है कि मैं राजनीति में हूँ, तो मुझसे पूछते हैं कि कोई ऐसा तरीका है क्या जिसमें हम नौकरी करते-करते थोड़ा वॉलंटियर कर सकें, अपना समय दे सकें। मैं इस विचारधारा से हूँ, मैं कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, कुछ पैसे नहीं चाहता, समय देना चाहता हूँ। वैसे माध्यम भी नहीं। तो सिर्फ क्या है, या तो आप उसे छोड़ के इधर आइए, फिर अपना कुछ-कुछ करते रहिए और उसके माध्यम से जो होना है हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ा रिस्क होता है, खासकर वो जो मिडल क्लास से आते हैं कि एक नौकरी छोड़ दूँ मैं और कोई मेरे सस्टेनेंस का ज़रिया ना हो और मैं सिर्फ राजनीति करूँ जहाँ पैसे मिलने नहीं है, लगने हैं। तो इतना बड़ा रिस्क है ये मेरे ख़्याल से। तो और इस रिस्क के कारण एक बहुत बड़ा वर्ग जो चाहता है करना, मैं फिर से कहूँगा बार-बार इस चीज़ को, क्योंकि पर्सनली मैंने कम से कम 20 लोगों को आंसर किया है इस पे, मेरे अच्छे दोस्तों को, जिन्होंने बार-बार मुझे रीच आउट किया है कि यार मैं जुड़ना चाहता हूँ, मैं एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ कैसा है, मैं बाद में डिसाइड करूँगा, मैं 6 महीना काम करके देखना चाहता हूँ। कोई माध्यम ही नहीं दिखता है। मैं उनको बताता हूँ यार फिर नौकरी तो छोड़नी पड़ेगी, तो फिर वो पीछे हो जाते हैं। मेरे ख्याल से मेरे में वो शक्ति कहाँ से आई, मैं छत्तीसगढ़ में था जैसा आपने बताया कि और वहाँ पे ज़मीन पे जब काम किया, ज़मीन पे काम किया, फिर सीएम थे डॉक्टर रमन सिंह जी, उनके साथ काम किया काफ़ी सारे विकास कार्यों पे। तो मुझे बहुत करीब से देखने को मिला पॉलिटिक्स और ब्यूरोक्रेसी, जिसके पहले मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था, उस वर्ल्ड से कोई लेना-देना नहीं था मेरा। और उसको देख के मुझे लगा कि यार बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जहाँ पे एफिशिएंसी लाई जा सकती है। इतना ऑब्वियस दिखता था, अरे ये तो ऐसे आराम से हो सकता है, क्यों नहीं कोई करता? तो मुझे लगा कि यार मैं रह के भी, जैसे वहाँ भी मैं बहुत कुछ अच्छा कर पाता था और सबको लगता था कि बहुत अच्छा कर रहा हूँ। मुझे तो लगता था यार ये तो इतना बेसिक है, ये तो कोई भी कर सकता है। तो वहाँ जब मेरा टेन्योर खत्म हुआ, तो मुझे लगा यार उस दुनिया में चलते हैं, कॉर्पोरेट में तो बहुत सारे पढ़े-लिखे लोग हैं और मैं ना भी कुछ करूँ, तो सब, मैं एशियन पेंट्स में काम करता था। तो मुझे पता था कि मैं ना करूँ वहाँ काम तो वो बंद नहीं होने वाली। वहाँ हर दिन वैसे 50 आ जाएँगे और वो जितना भी पैसा देना चाहे वो दे सकते हैं और जिसको भी लाना चाहे ला सकते हैं। तो वहाँ मेरी कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरफ मैं अगर आऊँ, तो बहुत छोटी-छोटी चीज़ें, एक सिंपल सा आधार कार्ड बनाना होता है, आधे गाँव वालों को पता नहीं होता, अब थोड़ा भी हो गया, लेकिन उसमें भी बहुत सारे गाँव में आप जाएँगे तो उन्हें पता नहीं होता आधार कार्ड कहाँ बनता है। सिंपल सा, और सोचिए वो कितना महत्वपूर्ण है किसी की लाइफ़ के लिए। तो मतलब इधर तो मैं बहुत आराम से, बहुत कम मेहनत में कितना सारा बदलाव ला सकता हूँ या चेंजेस ला सकता हूँ। और मुझे दिखा कि पॉलिटिक्स एक माध्यम है, अगर आप थोड़ा-सा ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिक्स को मैं कंपेयर करूँ। ब्यूरोक्रेसी इम्प्लीमेंटर होते हैं, इम्प्लीमेंट करेंगे किसी भी अच्छी पॉलिसी को, किसी भी काम को बहुत अच्छे से एफिशिएंसी से फील्ड पे। लेकिन कभी भी नैरेटिव या जो डिस्कोर्स या जो एक एक रास्ता है, वो पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियंस ही तय करते हैं। दे आर द इलेक्टेड मेंबर्स। तो मुझे लगा पॉलिटिक्स जननी है उसकी, और अगर एक लार्जर चेंज लाना है, तो पॉलिटिक्स इज़ अ वेरी गुड व्हीकल। तो इस कारण से मुझे थोड़ा पॉलिटिक्स ने आकर्षित किया और मैं फिर अपने राज्य झारखंड गया, रांची गया और मैंने फिर राजनीतिक अपनी जर्नी की शुरुआत की वहाँ पे। लेकिन है वही कि अभी भी, और मैं चाहता हूँ बहुत सारे लोग पॉलिटिक्स में आएँ। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि बहुत सारे वैसे लोग हैं जिनसे उन बातों पे चर्चा हो सके कम से कम, कि क्या-क्या कर सकते हैं हम लोग। मैं शायद मिस करता हूँ वैसे लोगों को पॉलिटिक्स में। आप अभी राजनीति में मतलब आप अभी रांची में क्या-क्या कर रहे हैं? मतलब मैं चाहूँगा कि अलग-अलग जो बिंदुओं पे जो आपका काम है, मैं आपके बायोडाटा में भी है और इस किताब में भी लिखा है, कुछ छोटे-छोटे आप काम कर रहे हैं, अलग-अलग किट्टी पे काम कर रहे हैं और आपने एक वहाँ पे एक तरह से शुरुआत की है कि स्थानीय लोगों को कुछ नौकरियों में सहायता मिल सके। इसके अलावा आपने एक कर्तव्य पथ करके वहाँ आप गणित पढ़ाने के लिए दिमाग में आपके आया कि भाई गणित उन बच्चों को पढ़ाया जाए जो एक औपचारिक तौर पर कोचिंग की फीस वगैरह नहीं दे सकते हैं। तो ये जो छोटे-छोटे काम हैं, मतलब राजनीति में अपने जुड़ाव के साथ-साथ, उस पर फ़ोकस करने के साथ-साथ आप ये जो समाज से जुड़ा हुआ जो काम कर रहे हैं,
क्या आपको लगता है कि ये सभी राजनेताओं को इस तरह से अपने कामों को वर्टिकल में बाँटना चाहिए कि ये हमारे प्रशासनिक काम है, ये हमारे राजनीतिक काम है और ये हमारे सामाजिक काम है? और अगर ऐसा हो, कोई ऐसी आदर्श स्थिति हो पाए, तो आपने एक बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु बताया जिस पर हम लगातार कि राजनीति में एंट्री का कोई औपचारिक माध्यम नहीं है। मतलब कोई भी आदमी कैसे जाए, करना भी चाहे तो कैसे करे, ये उसको पता नहीं है। और एक सूचनात्मक गैप है और वहाँ पे एंट्री का कोई सही माध्यम और दरवाज़ा नहीं है। तो अपने काम के बारे में बताइए और ये भी कि उसके बाद में इसमें 2 बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर हैं आपके इस किताब के आखिरी जो 2 अध्याय हैं, मैं उन पर भी बात करूँगा, तो पहले अपना काम बता दीजिए। तो मैं 2019 में रांची पहुंचा और मैंने राजनीति की शुरुआत करी। वहाँ पे उस समय संगठन मंत्री हुआ करते थे आदरणीय धर्मपाल जी, जो भी उत्तर प्रदेश के संगठन मंत्री हैं भाजपा के। वो एक तरीके से मेरे पॉलिटिकल मेंटर रहे हैं। उन्होंने पार्टी में मुझे कुछ-कुछ काम दिया, फिर वो काम बढ़ते गए, धीरे-धीरे मैं पार्टी में अंदर जाता गया। अब वहाँ पहुँचा और ये काम तो होने लगे राजनीति, लेकिन वही डिलेमा मेरे सामने भी आई जो बाकियों के सामने आती है कि ठीक है, राजनीति में तो आ गया, अब पेट कैसे भरेंगे? नौकरी थी वो तो हमने छोड़ दी है। तो एक हमारे कॉलेज के सीनियर हैं बीआईटी मिश्रा के, 10 साल हमारे से सीनियर हैं और उनका एक फर्म ऑलरेडी चल रहा था रांची में। तो उन्होंने कहा हम एक स्टार्टअप पे काम कर रहे हैं, ऐसा-ऐसा एक बायोफी करके स्टार्टअप है, जॉब पोर्टल। अब यहाँ आ ही गए हो तो साथ मिलके करते हैं। तो हमने फिर उनके साथ मिलके बायोफी वो शुरुआत करी और वो एक जॉब पोर्टल है। काफ़ी सारे एमएनसीज़ के हम लोग जो रिक्रूटमेंट का काम है वो देखते हैं। तो वो काम शुरू हो गया। तीसरा एक जो मेरे मन में फिर थोड़ा-सा और मैं सेटल हुआ तो मुझे आया कि राजनीति एक बहुत लंबी जर्नी है और इसमें आप एक स्थान पे पहुँचेंगे जहाँ पे एक लार्जर चेंज लाएँगे, उसमें बहुत वर्ष लग सकते हैं और उसकी भी कोई सर्टेनिटी नहीं है। वो होगा भी कि नहीं वो ईश्वर जानता है। तो हमने कहा जब तक हम जहाँ पे हैं, वहाँ पे जो कर सकते हैं कम से कम वो तो करके देखते हैं। तो मैं जहाँ रहता हूँ वो थोड़ा-सा रांची का आउटर एरिया है और आस-पास में काफ़ी सारी आदिवासी बस्तियाँ हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे शुरुआत में हमने कुछ बच्चों को उठाया और उनको ऐसे गणित पढ़ाना शुरू किया एक रविवार को। तो इसमें कुछ वॉलंटियर्स और जुड़ गए, वो 15 बच्चे 30 बच्चे हो गए। वो 30 बच्चे हुए तो एक बगल की बस्ती से कुछ और लोग आ गए। उन्होंने कहा कि सर आप यहाँ पढ़ा रहे हैं, हमारे यहाँ भी बहुत सारे बच्चे हैं, उनको भी पढ़ा दीजिए। तो फिर हमने एक दूसरा सेंटर खोल दिया। फिर और थोड़ी दूर से कुछ लोग आ गए, उन्होंने कहा कि सर ये दोनों सेंटर में पढ़ा रहे हैं, हमारे यहाँ भी कुछ बच्चे हैं, वहाँ भी पढ़ा दीजिए। तीसरा, चौथा ऐसे करके 4 सेंटर खुल गए। चौथा सेंटर इनफैक्ट जो हमारा अल्मा मेटर है बीआईटी मिश्रा, उसके जो स्टाफ है उनके बच्चों के लिए उस कैंपस में हम चलाते हैं। और बहुत सारे वॉलंटियर्स बहुत अच्छे-अच्छे जॉब से डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, प्रोफेशनल जुड़े जो अपना समय देते हैं और संडे को हम लोग मैथ्स पढ़ाते हैं। ये हर प्रकार से सिर्फ सोशल वर्क है और इससे ये खुशी होती है कि आज के दिन में मैं जो बदलाव कर सकता हूँ, चाहे वो जितनी भी छोटी हो, वो हम कर रहे हैं। जब समय आएगा राजनीति में वो बात का बात देखेंगे, लेकिन उस समय ये नहीं कहेंगे कि मैं 20 साल से यही वेट कर रहा हूँ कि 20 साल बाद में बदलाव करूँगा। वो अपना ध्येय है नहीं। तो इस कारण से हम वो जो कर्तव्य पथ नामक संस्था है और फिर बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया, बहुत सारे दोस्त लोग आगे भी आए, उन्होंने कहा हम आर्थिक रूप से मदद करना चाहेंगे। लेकिन उसमें ऐसा कोई बहुत ज़्यादा आर्थिक मदद की ज़रूरत थी नहीं, तो वो भी हमने नहीं ली। दूरदर्शन से वहाँ से फिर वहाँ भी बहुत अच्छे मित्र हैं, उन लोगों ने वहाँ के दूरदर्शन के जो निदेशक उन्होंने कहा इसे हम दूरदर्शन पे कवर करेंगे बहुत अच्छा। तो दूरदर्शन पे कवर हुआ, फिर वो गुड गुड न्यूज़ जो नेशनल डीडी का है, वो उस पे भी कवर हुआ इनफैक्ट। तो एक वो संतुष्टि देता है हमें रविवार को कि बहुत अच्छे से हमने वो समय व्यतीत किया। ये जो किताब का जो 2 आखिरी इन द नेम ऑफ रिवॉल्यूशन व्हाट वी आर लॉस्ट। जी, क्रांति के नाम पर। हाँ, ये मुझे ये नाम बहुत पसंद है। इस नाम की एक इंग्लिश में मूवी है इन द नेम ऑफ द फादर। तो उसके उससे इंस्पायर होके मैंने ये नाम रखा इन द नेम ऑफ रिवॉल्यूशन कि हम क्रांति की बात तो करते हैं और एक मेरी मैं हिंदी में कविताएँ बहुत लिखता हूँ। तो एक मेरी हिंदी में कविता है क्रांति। सुनाइए। मुझे उसके शब्द थोड़े आगे पीछे हो जाएँगे, मैं उसका भावार्थ आपको बता देता हूँ। तो उसमें मैंने ये लिखा है कि केवल झंडे लेकर निकलना या लाल सलाम का नारा देना या सड़कें जाम कर देना या रेल रोक देना या खून से लथपथ लोग, सिर्फ यही क्रांति के निशान नहीं होते। स्कूल से घर लौटते बच्चे, शाम को दादी स्वेटर बिनती हुई, पेड़ पे चहचहाती चिड़ियाँ, गाँव के चौराहे पे बैठे लोग, ये भी क्रांति है। मतलब क्रांति को अक्सर हम
बहुत ज़्यादा इक्वेट कर देते हैं वायलेंट मेथड से, बहुत बड़े बदलाव से, जबकि एक्चुअल में आप देखेंगे तो जो एक्चुअल क्रांति है, जो लॉन्ग टर्म क्रांति है, वो बहुत पॉजिटिव तरीकों से आती है। शिक्षा के माध्यम से आती है, वो स्वास्थ्य के माध्यम से आती है। तो मेरे ख्याल से जो 1990 से 2005 के बीच हुआ, जिसको बहुत सारे लोगों ने कहा बहुत बड़ी सामाजिक क्रांति आ रही है, वो क्रांति के नाम पे मैं कहता हूँ एक बहुत बड़ी छद्म क्रांति थी वो, जिसमें बस ये कहा गया कि वो जो भूरा बाल साफ करो, उनका था समय, अब हमारा समय आएगा। ये कभी क्रांति नहीं हो सकती। आप जब भी समाज में आप ये कहेंगे कि पहले प्रताड़ना हमारी हुई थी तो अब हम उनको प्रताड़ित करेंगे, तो वो कभी समाज बन नहीं सकता है। आप उसको दूसरे तरीके से बिगाड़ रहे हैं। अगर नेल्सन मंडेला ने कहा होता कि मैं 30 वर्षों तक जेल में रहा हूं, अब मैं जब निकला हूं, मारो सबको, भगाओ यहां से, तो देश कभी बन नहीं पाता साउथ अफ्रीका। तो इसलिए मैंने इसका नाम दिया इन द नेम ऑफ रेवोल्यूशन, और मैंने सिर्फ नाम नहीं देके उसके डिटेल्स में गया हूं, डेटा वाइज गया हूं कि आप देखिए बिहार ने क्या क्या खोया उस क्रांति के नाम पे, क्या हाल हुई हर पैरामीटर्स में, चाहे आप एचडीआई पैरामीटर्स देखें, शिक्षा देखें, स्वास्थ्य देखें, लॉ एंड ऑर्डर देखें। उसमें सेकंड सब चैप्टर है यूनिक क्राइम इंडस्ट्रीज ऑफ बिहार। बिहार में ऐसे ऐसे उद्योग, उद्योग शब्द है, विकसित हो गए जो किसी ने सोचा नहीं होगा जिंदगी में। अपहरण एक उद्योग बिहार में रहा है, प्रॉपर उद्योग, जिसके एकदम पार्टिसिपेंट्स रहे कि कौन किडनैप करेगा, किसको पास करेगा, कैसे पैसा डिलीवर होगा, गाड़ी कौन देगा, किस स्टेट में जाएगा, पूरा एक प्रॉपर उद्योग था। करप्शन एक पूरा प्रॉपर उद्योग था। आप सिंपली देखिए कि और ये पेपर लीक इंडस्ट्री जो आप रंजीत डॉन का, एक पूरा उद्योग था। उसके आप, मैंने मैकेनिक्स का जिक्र किया उसमें, उसमें कैसे एक इंजन होता था, एक बोगी होता था, वो कैसे चुटके पास होते थे, पूरा का पूरा वो ट्रक से चुरा लेते थे क्वेश्चन पेपर। कितना ऑर्गेनाइज्ड मतलब इंडस्ट्री, और कहीं नहीं हो सकती दुनिया में। और उसके सबसे, और ये ऐसा नहीं था कि वो अपने आप पनप गया। कभी भी जो सरकार की सिग्नलिंग होती है स्टेट के मुखिया की, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। वो सिग्नलिंग सबसे ऊपर से आई। वो सिग्नलिंग सबसे ऊपर से कैसे आई कि जब लालू जी की बेटी की शादी हुई, तो आपको ये पता होगा उनके दोनों सालों ने, साधु यादव और सुभाष यादव ने मारुति शोरूम से सारी गाड़ियां उठा ली कि बारातियों को लाना ले जाना है। वो फर्नीचर के शोरूम से सारे सोफा उठा लिए कि वहां पे टेंट में लगेंगे। उन्होंने वो गीतांजलि ज्वेलरी की सारी ज्वेलरी उठा ली, है ना, कि गहने चाहिए। वो गाड़ियों के तेल तक उन्होंने भरवाए, उससे पैसे लिए शोरूम के मालिक से। तो जिस 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 राज्य के मुख्यमंत्री अपने शहर का ऐसा हाल कर दे, तो उस राज्य में ऐसे ही उद्योग पनपेंगे। उस जब राबड़ी देवी सीएम थी, इनफैक्ट जो उनकी सबसे बड़ी बेटी है मीसा भारती, हम लोग अक्सर आजकल देखते हैं राजनीति में, तो मीसा भारती मेडिकल एंट्रेंस का एग्जाम नहीं पास कर पाई। तो क्या किया गया, कहा गया इनको जमशेदपुर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन करा जाए, टिस्को कोटा में, टाटा स्टील के कोटा में। लेकिन उसमें तो वैसे ही लोगों का एडमिशन होता है जिनके माता पिता टाटा स्टील के कोई हों वर्कर्स। ना लालू थे, ना राबड़ी देवी थी। लेकिन टिस्को कोटा से जमशेदपुर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया। फिर उनका पीएमसीएच में ट्रांसफर हो गया, पटना मेडिकल कॉलेज में। पटना मेडिकल कॉलेज में वो फिर एमबीबीएस में टॉप कर गई। राबड़ी देवी मां मुख्यमंत्री है और बेटी एमबीबीएस में टॉप कर रही है, और उसके बाद जिंदगी में एक दिन उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की मेडिसिन। तो जब राज्य के मुखिया से ऐसा सिग्नलिंग मिले, तो उसमें ऐसे ही इंडस्ट्रीज डेवलप होगा। और क्रांति के नाम पे यही हुआ है बिहार में उन 15 वर्षों में। इसलिए मैंने इसका नाम रखा है इन द नेम ऑफ रिवॉल्यूशन। आपने एक बात कही, मैं आखिरी चैप्टर पर आता उससे पहले, चूंकि आपने एक कहा कि दो बातें हमारी बातचीत के दौरान। एक ने आपने कहा था कि आँख के बदले आँख, यह प्रक्रिया गलत है। दूसरा अभी आपने कहा कि जवाब देने की ये जो परंपरा है कि मेरे साथ अत्याचार हुआ है तो मैं अत्याचार करूँगा, ये जो प्रवृत्ति थी जिसके चलते बिहार अराजक की स्थिति में हुआ। इस पूरे कालखंड में आपने शहाबुद्दीन का भी जिक्र किया है, और जो यादव और मुस्लिम दबंगई का जो क्षेत्र था उसको भी किया है। लेकिन मुझे लगता है कि बिहार में केवल शहाबुद्दीन या लालू यादव जो हमारी बातचीत थी, या केवल पासवान का विकास, ये कुछ दशमलव जीरो लगाने के बाद का विकास है। तो मुसलमानों को लेकर जो बिहार में जो राजनीति रही है वो क्या किस स्तर पर आज है, और उसे किस रूप में देखा जाना चाहिए? क्योंकि आज ये बड़ा एक बर्निंग सा मुद्दा, मैं कहूँगा कि ज्वलंत मुद्दा है, क्योंकि अयोध्या में जो राम मंदिर बना है उसको एक तरह से ये देखा जाता है कि
बाबर के समय में जो हमारे ऊपर आक्रमण हुआ और हम उस समय जवाब देने की स्थिति में नहीं थे। इसलिए ये राष्ट्रीय स्वाभिमान का विषय है, राष्ट्रीय संस्कृति का विषय है, क्योंकि ये एक बड़ा मसला है और भारत की एक बड़ी आबादी और बिहार का भी एक बड़ा हिस्सा, और आप जिन जगहों पे जा रहे होंगे वहाँ हर जगह एक तरफ मुसलमानों में एक संशय का वातावरण है, दूसरी तरफ वहाँ पे एक हमारी ही राजनीति में ऐसे भी लोग हैं जो हर तरह से सक्षम, जो सक्षम है वो तो शायद न तो यादव है, न तो पासवान है, न तो मुसलमान है। वो एक इंडिविजुअल कुछ लोगों के नाम है जो दशमलव जाके जीरो में जाके कुछ परसेंट पर बैठते हैं, जो बाकी बचते हैं। ऐसा नहीं है कि बिहार में इन्होंने यादव कहा था तो जो इंस्पेक्टर होने लायक रहा होगा उसको एसएचओ बना दिया होगा। हो सकता है सिपाही रहने लायक तो रहा ही होगा तो थानेदार बनाया होगा, लेकिन सिपाही, थानेदार, एसडीएम, डीएम और इंजीनियर, चीफ इंजीनियर के अलावा जो यादव बचे होंगे पूरे राज्य में, वहाँ भी शायद कुछ गरीब बचे होंगे अभी भी, मुझे लगता है। बतौर राजनेता, बतौर लेखक, बतौर शोधार्थी मैं आपको कहूँगा, आप लगातार जिस तरह से आपने इस पुस्तक को लिखा है, मैं इस बात की बहुत प्रशंसा करूँगा। और इस किताब के ब्लर्ब पर जिन लोगों ने लिखा है अभी मैं उनका भी जिक्र करूँगा कि वो ऐसे लोग हैं जो किसी भी राजनीतिक विचारधारा से जुड़े हुए नहीं हैं। मृत्युंजय शर्मा जी का अपना राजनीतिक रुझान या जुड़ाव हो सकता है कि डॉक्टर रमन सिंह जी के साथ काम किया तो आप कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हों, अभी झारखंड में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं तो कह सकते हैं। लेकिन यह पुस्तक बतौर लेखक इनको ऐसे लेखक के रूप में स्थापित करती है जिसके बारे में मैं समझता हूँ कि राजनीति शास्त्र का कोई भी विद्वान किसी भी परंपरा का, चाहे वह रोमिला थापर को भी अगर मैं यह पुस्तक दे दूं तो वह कहेंगे कि यह निश्चित रूप से बेहद अच्छी किताब है जिसमें फैक्ट्स के साथ केवल बात हुई। इसमें कहीं से इन्होंने कोई फतवा नहीं दिया, इन्होंने एक आईना रख दिया है सामने और आईने के सामने जो जैसा होगा वैसा दिखेगा। अब यह अलग बात है कि लालू जी होंगे तो लालू जी दिखेंगे, नीतीश जी होंगे तो नीतीश जी दिखेंगे, और प्रशांत किशोर जी होंगे तो वो दिखेंगे, या कांग्रेस होगी, कांग्रेस के नेता होंगे तो वो दिखेंगे। आईना वही बताता है जो, तो वो जो 15 साल जिनकी हम लोग बात कर रहे हैं वह पूरा का पूरा समय आईने के रूप में यहाँ दर्ज है। लेकिन सवाल मेरा वही है कि ये जो निचला तबका है या जो मुस्लिम्स हैं उनके प्रति क्या भावना होनी चाहिए, और वो किस रूप में इन सारी प्रक्रियाओं में विक्टिम रहे हैं या साथ रहे हैं। नहीं, मेरे ख्याल से जो आपने कहा कि कुछ शायद गरीब रह गए होंगे यादवों में भी, मैं बोलूँगा 99% वैसे ही रह गए। उनकी लाइफ में कोई चेंज नहीं आया, मुसलमानों की लाइफ में कोई चेंज नहीं आया। बस चेंज क्या आया, क्या होता है, एक बहुत फेमस कोट है, इंग्लिश में कोट है कि वो लकड़हारा वो कुल्हाड़ी से पेड़ काटते रहा, और पेड़ को लगा कि कुल्हाड़ी तो अपने परिवार का है क्योंकि उसमें लगी जो लकड़ी है वो तो अपनी जात की है, तो कटता रहा। तो सबको लगा कि यादव भाई हैं हमारे, तो जो भी है बाकियों से तो अच्छे ही या। और मुस्लिम्स के साथ क्या हुआ था कि 1989 के भागलपुर के दंगे हुए, कांग्रेस उन्हें बचाने में नाकाम रही, और उसके बाद जो उसके एक्चुअल कन्विक्ट थे कांग्रेस उनको सजा भी नहीं दिला पाई, और तो उस कारण से मुस्लिम्स थोड़े कांग्रेस से नाराज थे, तब तक उनके साथ वो थे। तो लालू जब आए तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मतलब अब कांग्रेस से आप नाराज है, अब हमारे साथ है। लेकिन उन 15 वर्षों में लालू ने भी कभी उन्हें कोई सजा नहीं दिलाई। क्यों? क्योंकि उसमें जितने ज्यादा सारे कन्विक्ट्स थे, ज्यादा से ज्यादा यादव थे उसमें। तो उन सबको सजा कब हुई? जब फिर नीतीश जी की सरकार आई। तो एक्चुअली सोचिए, जो उनका वोट बैंक था जिसके बेस पर हुआ है, उनको उन्होंने 15 साल में सजा नहीं दिलवाई। तो मेरे ख्याल से जो बहुत बड़ा तबका होता है खास करके, और इंडियन राजनीति में क्या हुआ है कि आप 60-70 के दशक में देखेंगे जो ओबीसी का असर्शन चालू हुआ लोहियाट पॉलिटिक्स के साथ, तो काफी जगह पे ओबीसी लीडर्स उभर करके आए, और उभर करके आए तो उन लीडर्स के आसपास के लोगों को फायदा हुआ, या कुछ कास्ट को फायदा हुआ, विशेष करके जो जो ओबीसी में सबसे स्ट्रांग तबके वाले कास्ट थे। लेकिन जो एक्चुअली डाउन ट्रॉडन या बोलेंगे बॉटम ऑफ पिरामिड, जो बोलेंगे दलित्स बोलेंगे, ईबीसी बोलेंगे, उनकी स्थिति ज्यादातर जगहों पे वैसी ही रहेगी। बिहार में जो दलित्स की हालत 90 के दशक में थी, मोटा मोटी आज भी वही है, उसमें बहुत बदलाव नहीं आया है। मैं मुस्लिमों के बारे में भी वही कहूंगा, जो उनके सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन तब थी, आज भी करीब करीब वही है।
उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आया है। तो रियल एम्पावरमेंट के लिए मेरे ख्याल से आपको एक तरह से एक बहुत होलिस्टिक व्यू, जैसे एक एक मुझे बहुत अच्छी इनिशिएटिव लगी जो नीतीश जी की पहली सरकार की अगेन पॉलिसी थी। जब उन्होंने ओबीसी को 2 भागों में बाँटा, ईबीसी और ओबीसी में। ये 1978 में कर्पूरी ठाकुर जी ने प्रपोज़ किया था। ये इतनी अच्छी इनिशिएटिव है क्योंकि आपको पता है कि जो रिज़र्वेशन के ज़्यादातर बेनिफिट्स है वो एक सेक्शन ले लेता है। उन्होंने दलितों को भी दलित और महादलित में बाँटा। ये एक बहुत मैं बोलूँगा अफ़र्मेटिव एक्शन है, एक प्रोग्रेसिव सॉल्यूशन है। सिर्फ़ एक जाति से आ रहे हैं और वो चीफ मिनिस्टर बन गए तो जाति का कोई भला नहीं हो सकता, संभव भी नहीं है करना। तो मेरे ख्याल से वो हालत में आप बदलाव बोलेंगे तो बहुत ज़्यादा नहीं है, कुछ गिने-चुने लोगों के उनके आस-पास के बस उन्हीं में बदलाव आया है। आप द हीरो दैट बिहार डिजर्व्ड। नीतीश जी जब 2005 में आए और मैं कॉलेज में था, मैंने जस्ट बीआईटी में एडमिशन लिया था और मुझे याद है 2008-9 में तभी नए-नए ब्लॉग्स आए थे, तो मैं ब्लॉग्स लिखता था कहीं-कहीं और मैंने एक ब्लॉग लिखा था, मुझे आज भी याद है। अ, उस ब्लॉग का टाइटल अ, और उसमें शायद मैंने यूज़ किया है उसका कोट जो था, वन मैन विथ करेज मेक्स अ मेजॉरिटी। हिम्मत वाला एक व्यक्ति अपने आप में मेजॉरिटी। और इसके लिखने का मकसद था कि मैंने जो 4 वर्षों में जो उनका एक काम करने का तरीका देखा था, जो पॉजिटिविटी देखी थी, कल कल पवन वर्मा जी हमारे साथ थे बुक लॉन्च में, उन्होंने भी यही बात रखी इनफैक्ट, कि जो सोचने का तरीका था, पर्सनल लेवल पे करप्शन से कहीं कोई दाग नहीं, परिवारवाद का कहीं कोई दाग नहीं। जो हर इनिशिएटिव उन्होंने लिया उस समय, चाहे वो वुमेन रिजर्वेशन का हो, लोकल बॉडीज़ में, साइकिल वितरण का हो बच्चियों को, ओबीसी ईबीसी का बाइफरकेशन हो। अब देखिए कितने ब्यूटीफुल सारे एकदम सुंदर इनिशिएटिव्स और पॉलिसीज थे। जो सड़कों पे काम हुआ उस समय, जो बिजली पे काम हुआ उस समय, ज़बरदस्त। और लगा हमें कि यार यही तो वो व्यक्ति है जो मतलब बिहार को चाहिए था, जो बिहार सदियों से ढूँढ रहा था, अब वो व्यक्ति जाके मिला है बिहार। और मैंने इतनी बड़ाई की उस ब्लॉग में, वो शायद अभी भी होगा कहीं नेट पे, मैं फैन हो गया उस व्यक्ति का। राजनीति से हमारा कोई लेना-देना नहीं था, लेकिन एक एक जनरल ऑब्जर्वर के तौर पे मैंने कहा कि व्हाट अ मतलब लीडर। तो इसलिए मैंने द हीरो दैट बिहार डिज़र्व्ड लिखा, लेकिन उसके अंदर में क्वेश्चन मार्क लगाया मैंने। क्वेश्चन मार्क लगाने का मकसद ये रहा है कि फिर बाद में उसमें बहुत सारे मुझे अपने विचार में भी मुझे मुझे डाउट्स आने लगे। मुझे लगता है कि उन 5 वर्षों के बाद उनमें एक कॉम्प्लेसेंसी आ गई। उन्हें लगा कि, और शायद ये बहुत सारे पॉलिटिशियंस के साथ आता है, वो अपने आप को अनबीटेबल मानने लगते हैं। वो अपने आप को मानने लगते हैं कि मैं सबसे अलग हूँ, उस लीग से हटकर हूँ। और जब आप वो मानने लगते हैं तो आपका ध्यान काम की बजाय बाकी सारी चीज़ों पे हो जाता है। और मेरे ख्याल से उन्होंने, ठीक है उनकी विचारधारा रही होगी, क्या रही होगी मुझे नहीं पता, लेकिन जब उन्होंने 2013-14 में जब अलग हटने का निर्णय लिया, तो मुझे लगता है वो ईगो से भरा निर्णय था। वो एक वो विचारधारा से भरा निर्णय नहीं था। वो इसलिए नहीं था कि नरेंद्र मोदी जी उस प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट घोषित हो गए थे। वो शायद इसलिए था कि अ, मुझे क्यों नहीं इन्वॉल्व किया गया, या मेरी बात क्यों नहीं सुनी गई, या मैं इक्वल पार्टनर क्यों नहीं हूँ। वो शायद उससे ज़्यादा था। क्योंकि अगर वैसा होता तो फिर वो कभी नहीं आते वो वापस बीजेपी के साथ। तो मेरे ख्याल से उस समय वो अपने आप को, जैसा होता है ना कि 2 कदम अपने आप से ऊपर मानने लगे थे। 2014 में आपको याद भी होगा उन प्राइम मिनिस्टीरियल एम्बिशंस भी उनके आ गए थे। विपक्ष भी काफ़ी बोलने लगा था कि नीतीश हमारे प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट हो सकते हैं। उसके बाद से मुझे लगता है कि जो डिरेलमेंट स्टार्ट हुआ, उसके बाद कुछ-कुछ पॉलिसीज़ आप देखें, आप प्रोहिबिशन देख लें। जो शराबबंदी बिहार में 2016 में आई, इससे बुरी पॉलिसी नहीं हो सकती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अगर ये कोई ऐसी पॉलिसी होती जो पहली बार किसी ने लाया और कंडीशन बहुत मतलब उसका इंटेंशन बहुत अच्छा था, फेल कर गया तो होता भी। आपके पास इतने एग्ज़ाम्पल्स है पूरी दुनिया में, और इतना एकदम बेसिक पॉलिसी मेकिंग का ये सिंपल सा फंडा है कि कभी भी प्रोहिबिशन नहीं चलता है। ये किसी भी आप पॉलिसी मेकर से पूछेंगे तो वो बोलेगा प्रोहिबिशन प्रैक्टिकली संभव ही नहीं है। स्टेट के रिसोर्सेज बर्बाद होते हैं, एक्चुअली कभी नहीं हो पाता है। तो आप क्या सोचकर जाकर उसमें आपने गए, और करने के बाद आपको तुरंत एहसास हो गया कि इससे नुकसान ही हो रहा है, कोई फायदा नहीं हो रहा है। लेकिन अब आप अपने ईगो में उसे वापस भी नहीं ले पाते हैं। आप आप उसकी बस उसे हर बार डिफेंड करते रह जाते हैं। अब आप वापस ले नहीं रहे हैं, डिफेंड कर रहे हैं। मेरे ख्याल से इस कारण से वो क्वेश्चन मार्क रहा है। मेरा आखिरी सवाल इस किताब को लेके है। ब्रोकन प्रोमिसेस पे हम लोगों ने बहुत बात कर ली, और अब जो ये दूसरा हिस्सा है इसका, हालांकि वो सारा हमारी बातचीत में समान रूप से चलता रहा है,
जाति, अपराध और राजनीति की आज के समय में क्या स्थिति है बिहार में, और क्या संभावना आप देख पा रहे हैं कि जो बिहार जिसमें अब मैं कहूँगा आप भले ही झारखंड में काम कर रहे हैं, लेकिन बिहार आपके दिल के करीब निश्चित रूप से अभी भी होगा, अन्यथा आप किताब नहीं लिखते। तो क्या संभावना है, क्योंकि झारखंड की अपनी स्थितियां अलग हो सकती हैं, लेकिन राजनीति के तौर पर मुझे लगता है कि इन समस्याओं से कोई बहुत अलगाव नहीं हुआ है। ठीक है, जाति आधारित राजनीति नहीं रही होगी तो आदिवासी बहुल क्षेत्र रहा होगा, वहाँ उस नाम पे होगा, झारखंड के नाम पर प्राइड रही होगी। तो ये जो 3 बिंदु हैं, उन पर आने वाले समय का झारखंड और बिहार कहाँ होगा, वर्तमान में कहाँ है? मेरे ख्याल से कास्ट और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जो हम बोलते हैं, वो अभी रहने वाली है, वो कहीं जाने वाली नहीं है। वो थी, है और रहेगा। उसके उसके उसका उसका रूप बदलता रहे शायद थोड़ा बहुत शायद बदलाव आए, लोग अपनी जातियों से शायद थोड़ा-सा इतर उठें और दूसरी जातियों को वोट करें। लेकिन अभी भी आप देखेंगे कि बहुत हद तक जो जो जातिगत राजनीति है, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है, वो है और वो रहने वाली है। ये एक कड़वी सच्चाई है अपनी। आने वाले दिनों में मुझे जो लगता है, राजनीति की अगर बात करें और इस कितना उसकी उसका कनेक्शन रहेगा, चाहे वो जातीयता हो, क्राइम से हो, इनफैक्ट एक होप होता है हमेशा। और मैं एक होपफुल इंसान हूँ, इनफैक्ट शायद इसलिए मैंने राजनीति में कदम भी रखा। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं, और जब मैं पहली बार राजनीति में आया था तो मुझे याद है घर के पास एक दुकान है पेंट की, वहाँ पे मैं बैठा हुआ था और उस पेंट दुकान के ओनर ने मुझे कहा, किसी ने इंट्रोड्यूस किया कि नौकरी छोड़ दिया है। एशियन पेंट्स की ही दुकान थी और वहाँ से अक्सर वो लोग मुझे जानते थे कि ये मुंबई में काम करते हैं एशियन पेंट्स, तो हमें बड़ी इज्जत देते थे। तो उन्होंने कहा कि नौकरी छोड़ के आ गए हैं, अब यहीं रहेंगे, राजनीति करेंगे। तो उस पेंट दुकान के ओनर ने मुझे कहा कि यार, 2 काम मुझे कभी पसंद नहीं आया आज तक और मैं ज़िंदगी में कभी ना करूँ। एक तो ज़मीन की दलाली और एक ये नेतागिरी। तो उसने तो मेरी आँखें खोल दी कि क्या क्या सम्मान है राजनीति के आज के वर्तमान के समाज में। लेकिन मैं अगेन होपफुल इसलिए हूँ क्योंकि 2-3 कारणों से। एक जनरल जो अवेयरनेस है वो बढ़ते जा रही है। मेरे ख्याल से आप देखेंगे, जो आजकल डिस्कोर्स है या डिस्कशंस है, वो थोड़ी अच्छी हुई है। जैसे कुछ दिनों पहले ऐसी, अब चाहे इसे आप बुरा कहें, अच्छा कहें, टीवी चैनलों का आधिपत्य कहें, जो कहें, हमारी माँ जो पढ़ी-लिखी नहीं है, लेकिन बहुत समझदार महिला है। ऐसे ही हम लोग बैठे हुए थे और हमारी माँ कहती हैं कि भारत तो वो अर्थव्यवस्था में 5 नंबर पर आ गया है ना। हमारी माँ को शायद अर्थव्यवस्था का मतलब ही ना पता हो, लेकिन उसे ये पता है कि भारत अर्थव्यवस्था में विश्व में 5 नंबर पर आ गया है। तो देखिए कितना पॉजिटिव साइन है, कितनी अच्छी चीज़ पे बात हो रही है। तो मेरे ख्याल से जो एक विजिबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी वो बहुत अच्छे से बढ़ रही है। जो डिस्कोर्स है वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है। ठीक है, बीच-बीच में हम वापस से खिंच आते हैं, फिर से कोई ऐसे इश्यू आ जाते हैं, फिर से जातीयता आती है। लेकिन ठीक है, हम धीरे-धीरे ही सही आगे-पीछे होकर ही लेकिन उस तरफ बढ़ रहे हैं। हर बार आप देखेंगे, हम जैसे अभी बहुत सारे भाषणों में देखते हैं कि यूपीए में जो रोड बनने की एवरेज पर डे थी, वो 14 किलोमीटर थी, अभी 30 किलोमीटर है। कितनी अच्छी मतलब ये डिस्कोर्स बहुत अच्छा लगता है मुझे। और इस डिस्कोर्स के अलावा बहुत सारे लोग राजनीति या सामाजिक क्षेत्र में अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। वो भी दिखता है हमें। वो चाहे फेल कर रहे हो, पास कर रहे हो, वो चाहे उनकी आइडियोलॉजी अच्छी लगती हो, मुझे ना लगती हो, उनका तरीका अच्छा हो, ना हो, लेकिन जुड़ रहे हैं और करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक चिराग पासवान युवा है, ठीक है, उनका लीनिएज है एक, मुझे लगता है वो आएँगे तो शायद थोड़ा तो कुछ फ्रेशनेस लाएँगे, है ना? जो अभी नए और नेता इनफैक्ट बिहार में आए हैं, भाजपा में भी बहुत सारे नए नेता हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि कुछ का नाम लूँगा और कुछ का छोड़ूँगा तो शायद अच्छा ना लगे। बहुत सारे यंग नेता हैं जो आगे आ रहे हैं और मुझे उनको देख के अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि ये इतने अच्छे पढ़े-लिखे, ठीक है, उनकी लीनिएज में पॉलिटिक्स थी, इसी कारण से वो आ पाए। लेकिन फिर भी वो आ रहे हैं तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ नया फ्रेशनेस शायद आएगा। इवन तेजस्वी यादव वहाँ पे हैं और मुझे वो ना वैचारिक रूप से मुझे अच्छे नहीं लगते हैं, थॉट प्रोसेस मुझे अच्छा नहीं लगता है। लेकिन जो दूसरे तरफ का डिस्कोर्स है उसके कारण वो चैलेंज होते हैं और उन्हें कहना पड़ता है कि नौकरी हमने दिलवाई। अब वो कास्ट की बात नहीं कर पाते हैं और आपको वो देखा होगा कि अब वो बोलते हैं हम ए टू जेड पार्टी हैं। कहना पड़ता है। वो कहते हैं कि जो हमारे पिता ने गलतियाँ की उसके लिए जाने दीजिए, माफ़ कर दीजिए। वो माफ़ी माँगते हैं, उनको माँगना पड़ता है।
क्योंकि उन्हें दिखता है कि गलतियां हुई हैं एक्चुअली में। तो मेरे ख्याल से ये एक पॉजिटिव चेंज है, वो चाहे किसी भी तरह से ड्राइव हो रही हो, चाहे वो जनता के कारण ड्राइव हो रही हो या जो नए लोग आ रहे हैं उनके अपने विचार के कारण ड्राइव हो रही हो। मेरे कारण से ये थोड़ी सी मुझे पॉजिटिविटी लगती है। इस किताब में बहुत सारे तथ्यों का आपने ज़िक्र किया है और एक लंबा समय आपने बताया ही, हालाँकि आपने कहा कि बहुत समय लग गया, लेकिन मैं समझता हूँ कि इतनी महत्वपूर्ण और बड़ी किताब और जिसमें तथ्यों के साथ आप जा रहे होते हो और बहुत सारे पात्र हैं, बहुत सारी घटनाएँ हैं, समूचा हमारा राजनीतिक, सामाजिक, जातीय परिदृश्य है, प्रशासन है। कोई बिंदु शायद ही इसमें बचा हो जो बिहार से जुड़ा हुआ 15 सालों का जो छूटा हो। तो इतनी बड़ी किताब और इतने सटीक ढंग से लिखी जाने के लिए जो समय लगा है वो कोई बड़ा समय नहीं लगा है। मैं आपको बधाई दूँगा इस पुस्तक के लिए और इस पुस्तक की अर्थवत्ता और आपकी मेहनत दोनों को मैं इसलिए भी स्वीकार करता हूँ कि 282 तो इसमें संदर्भ हैं जिनका आपने अवलोकन किया है। इसके अलावा डॉक्टर जयप्रकाश नारायण, अभयानंद, यशवंत देशमुख जी, पारकला प्रभाकर जी और संतोष सिंह के अलावा पवन के वर्मा जी ने इसके बारे में लिखा है। और जो लोग राजनीति की थोड़ी सी भी समझ रखते होंगे, चिंतन और वैचारिक तौर पर जागरूक होंगे हमारे दर्शक, उनको पता है कि ये मैंने जितने नाम लिए सब एक दूसरे से अलग ध्रुवों पर बैठे हुए लोग। इसमें कोई ऐसे भी लोग हैं जो कट्टर मोदी विरोधी हैं और मोदी जी को रोज जिनकी शुरुआत ही सोशल मीडिया पर उनको एक तरह से उनकी नाराजगी से होती है, उनको फटकारने, प्रताड़ित करने से होती है, उनके बारे में कोई अच्छा शब्द नहीं लिखते। दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जो उनका समर्थन न भी करते हों तो वैचारिक रूप से अलग हैं। पवन के वर्मा जी खुद बहुत बड़े बौद्धिक चिंतक लेखक रहे हैं। तो इतने सारे लोगों ने आपकी सराहना की। मैं खुद भी इस पुस्तक को पढ़ने के बाद मुझे लगा कि निश्चित रूप से ये सराहना की जानी चाहिए। आप बधाई स्वीकार करें इस ब्रोकन प्रॉमिसेस के लिए, कास्ट, क्राइम एंड पॉलिटिक्स इन बिहार। और मैं उम्मीद करता हूँ कि वह लड़का जो बचपन में जिसने आतंक देखा था नक्सलियों का और जिसके मन में एक संवेदना अपने कजिन ब्रदर को लेके हुई कि कहीं वह न मारा गया हो, या वह लड़का जो 18 साल की उम्र में दिल्ली में बिहारी होने का दुख जिसको वो झेलना पड़ा, और जो फिर कारपोरेट जगत में जिस तरह से आपने सफलता पाई और इस पुस्तक को लिखने में आपका भविष्य उसी तरह से उज्जवल रहे, शानदार रहे और अगली किताब भी जल्दी से आए, हिंदी में भी यह किताब आए। बहुत सारी शुभकामनाएं स्वीकारें। वेस्टलैंड ने इस पुस्तक को प्रकाशित किया है। हार्ड बाउंड संस्करण का मूल्य 699 रुपये है। और अगर आप कुछ भी अच्छा पढ़ना चाहते हैं बिहार के बारे में और बिहार को नज़दीक से जानना चाहते हैं और बिहार के माने पूरे देश की राजनीति को जानना चाहते हैं और यह समझना चाहते हैं कि आज का बौद्धिक युवा, मैं युवा ही कहूँगा आपको, बौद्धिक युवा क्या कुछ लिखना और सर्जना चाहता है और किस तरह के स्वप्न के साथ राजनीति में आ रहा है, तो इस पुस्तक को ज़रूर खरीद कर पढ़ें। अपना समय देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसे ही सर्जते रहें और राजनीति में भी आगे जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।